बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने सिकंदर आज़म का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनसे मंसूब एक कॉल है कि एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन इज़ बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। यानी कि भेड़ बकरियों की वो फ़ौज जिसकी सिपा सलारी एक शेर कर रहा हो, कहीं बेहतर है शेरों की उस फौज से जिसकी सिपा सलारी एक भेड़ कर रहा हो। इस वीडियो में बात करेंगे उस सर्कस के हवाले से जो 22-23 दिन से जारी है। कुछ बहुत ही मेहरबान किस्म के दोस्त हैं जिन्होंने मेरे ऊपर एतराज़ किया है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का कंडक्ट है एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैलाब की सूरत हाल में, उस पर जो मैं तनकीद कर रहा हूँ वो बिला जवाज़ है। बिलावल अभी छोटे हैं, बिलावल अभी बच्चे हैं, बिलावल अभी सीख रहे हैं, अभी उन मराहिल में हैं जिनसे गुजर कर सोना जो है वो कुंदन बनता है। वो अभी उस प्रोसेस में है जिससे और उन मराहिल से गुजर के उन्होंने एक बड़ा लीडर बनना है। लिहाजा ये तनकीद दुरुस्त नहीं है। साथ ही ये दलील भी दी जा रही है कि जो सैलाब की सूरत हाल है ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी का पाकिस्तान को सामना है कि हुकूमत क्या, कई हुकूमतें भी हों तो वो बेबस हो जाएं, तो कोई एक शख्स कैसे इस मुँह जोर सैलाब के सामने बंद बांध सकता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने चंद अहम हकाइक रखूँगा 21 अगस्त से लेकर अब तक जिस किस्म के फ्लिप फ्लॉप्स, जो कलाबाजियाँ चल रही हैं, जो सर्कस चल रहा है, इसमें कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती थी और कुछ बेहतर की भी हैं बिलावल ने। 21 अगस्त को जिस तरीके से वो सिंध जाकर बैठ गए थे, जैसे वो सिर्फ एक सिंध के एमएनए हैं और उनका वजारत ख़ारजा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका काम ये था कि यहाँ पर मुख्तलिफ एम्बेसीज से रब्ता करते, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू देते, उनको बताते कि कितनी बड़ी तबाही का सामना है पाकिस्तान को, बैनुल अक़वामी बिरादरी को बुलाते। और यहाँ पर जो फ्लैश अपील की गई उसमें भी जो कम पैसे मांगे गए उसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो ज़ाहिर है कि ओवरऑल तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है और दफ्तर ख़ारजा है, सब पर आयद होती है। लेकिन लीड रोल, वन ऑफ द लीड रोल्स जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का होना था। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान आए और उस दौरान जो स्केल ऑफ डिज़ास्टर है वो अब ये बताया जा रहा है कि 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और 30 अरब डॉलर के बदले में अभी तक जो प्लेजेस हैं वो 160 मिलियन डॉलर के हैं। और अभी जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी उससे पहले कौन से स्टेप लेना ज़रूरी है, जिसके बाद पाकिस्तान को ये जो ग्रेटफुलनेस दिखाई जा रही है, ये जो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जा रहा है और आप बराह रास्त उनके साथ दो टोक बात नहीं कर रहे, उसके नतीजे में को बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलने वाले। हो क्या रहा है और कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए जो नहीं की जा रही, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, आई थिंक कि वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स इन द वर्ल्ड हमारे पास मौजूद हैं, बड़े बेहतरीन सफारतकार हैं, लेकिन उनको पॉलिसी डायरेक्शन देना हुकूमत का काम है, वज़ीर ख़ारजा का काम है, इदारों का काम है। अगर वो उनको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो 30 अरब डॉलर का नुकसान है इसके हवाले से 2 से 3 ऑप्शंस जिनका मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ वो मैं रीट्रेट करूँगा, लेकिन पहले नई बातें कर लेते हैं। आप लोग मेरे नाम से वाकिफ़ हैं लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो साउथ पंजाब यानी जनूबी पंजाब के एक पसमानदा ज़िला है लिया, उससे है। अर्ली 90s में मुझे याद है, 90 की दहाई के अवाइल में स्कूल में जब हम जाते थे तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में बहुत सारे बच्चे जर्सियाँ स्वेटर पहनकर आना शुरू कर देते थे और मिड अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर से पहले स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से हमारे पेरेंट्स को ये नोटिफिकेशन चला जाता था, ये हिदायतनामा चला जाता था कि जो बच्चों को 15 अक्टूबर के बाद तमाम बच्चे यूनिफॉर्म के हिस्सा समझते हुए जर्सी स्वेटर पहन कर आएंगे, जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। और अगर आज मैं लिया में जाकर किसी बच्चे को ये बताऊं कि अक्टूबर के महीने में हम जर्सियां पहनते थे तो वो मेरे ऊपर हंसेगा। यानी कि दिसंबर के महीने में जहाँ पर अब स्वेटर जर्सी नहीं पहनी जा सकती। इसी तरह एग्जाम्पल है लाहौर की। लाहौर में 2010 के बाद जिन बच्चों ने होश संभाला उनके लिए शायद ये एक मामूल की बात है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो धुंध और स्मोक की एक लेयर इस शहर को उसको अपनी उस पर छा जाती है, एनवेलप कर लेती है और कई कई दिन जो है वो सांस लेना दुश्वार हो जाता है, खांसी होती है, आंखों में जलन होती है, ये बीमारियां होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये गवाही देंगे लाहौर हमेशा ऐसा नहीं था। 60s 70s 80s 90s और इवन अर्ली 2000s में लोगों ने देखा है जब वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर था। इस सियाको सबाक को सामने रखने की इस वजह से और ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका और हमारा फ्यूचर है, इसमें क्या इस दुनिया में ये सलाहियत है कि अपने आप को रिपेयर कर सके, इस सारे मामले को अंडू किया जा सकता है। उसके लिए कोविड-19 जिस वक्त आया
उस वक्त का मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में, आपको याद होगा, लॉकडाउन लग गए, जहाज़ उड़ना बंद हो गए, ट्रैवल ख़त्म हो गया, इंटरसिटी ट्रैवल ख़त्म हो गया, इवन शहरों में लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, गाड़ियाँ चलना बंद हो गई, जहाज़ उड़ना बंद हो गए, इंडस्ट्री जो है उसको बंद कर दिया गया। जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो जिससे कार्बन एमिशंस होती हैं वो होना ख़त्म हो गई। क्या हुआ उसका नतीजा? इंडिया से आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई कि जालंधर में, सहारनपुर में लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर एक दिन अजीब मंजर देखा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेहतर हो गया था कि उन्होंने अपनी छतों से 171 किलोमीटर दूर हिमालय के पहाड़ नेकेड आई से अपनी आंखों से देखे। और उन्होंने जब इंटरव्यूज़ दिए CNN और दीगर इदारों को, उन्होंने कहा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बताते थे कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि यहाँ से पहाड़ नज़र आया करते थे और हम ये समझते थे कि ये एक झूठ है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हमने इस्लामाबाद में देखा जो परिंदे हैं उनकी चहचहाट इतना बढ़ गई थी। आपने मारगला पहाड़ियों पर जाना छोड़ा, आपने वहाँ पर गंद मचाना छोड़ा, चीते जो हैं वो स्पॉट किए गए मारगला रोड इस्लामाबाद पर, उनकी वीडियोस आपने देखी होंगी। इटली के साहिलों पे 70 साल के बाद डॉल्फिन नज़र आई। खबर आई कि ओजोन की लेयर जिसको आपने कार्बन एमिशन से बर्बाद कर दिया था, उसमें शगाफ डाल दिया था, उसने ख़ुद को रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। दुनिया का टेम्परेचर बेहतर हो रहा है। तो एक बात तय हो गई कि ये सारी चीज़ें अनडू हो सकती हैं या इनमें बेहतरी आ सकती है। अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें किसका कितना एजेंडा है क्लाइमेट चेंज का, शजरकारी के लिए कौन मैसेजेस जारी करता है, वो आपके सामने है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हुकूमत को अपने तौर पर ये आगाही देने की ज़रूरत है लोगों को कि आप इस जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है उससे बचने के लिए जिस हद तक आपके बस में है वो आप ज़रूर करें, ये करने की ज़रूरत है। साथ ही अहम तरीन मामला ये है कि ये जो अमीर ममालिक हैं, अमीर तरीन ममालिक हैं, जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हुई, कार्बन एमिशंस हुई। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त हैं फैज़ान अशरफ साहब, उन्होंने मुझे क्लिप दिखाया। एंटोनियो गुटेरेस गालिबन बलूचिस्तान के किसी इलाके के दौरे पर थे और वहाँ पर शहबाज शरीफ और दीगर लोगों को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप सारी मामले अल्लाह के ऊपर, आप खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, सब लोग रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खुदा पर डालने का मामला नहीं है। ये मामला जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इसके हवाले से आप सोचें कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको अंडू किस तरीके से किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी जिसके वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, वो पार्टी सिंध में लोगों को बता रही है कि आपने बहुत गुनाह किए हैं लिहाजा ये सब कुछ हुआ है। वो फिर कोई जो है वो मनीला से वो जो वीनस है उससे तशबीह दे रहा है वहाँ पर कि देखें कश्ती चल रही है, इर्द गिर्द घर हैं, कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ पानी के बाहर हैं। इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं एक पार्टी की तरफ से, ये जेब नहीं देती। लेकिन एज अ फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मामला जो मैं पहले कह चुका कि आप अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बताएं कि ठीक है आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए, यूक्रेन को शह दे के रूस के खिलाफ लड़वाने के लिए, ताइवान को वेपन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के देकर उनको चाइना के खिलाफ इक्विप करने और शह देने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में आप कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसको फंड कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए पैसा नहीं है और हमारा वो डिज़ास्टर जो आपने कॉज किया, जिसका रीज़न आप हैं, हमने नहीं किया, आपने किया, और आप फिर भी हमें उसका हर्जाना, हमें उसका मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो ठीक है, फिर हमारे ऑप्शन ये है कि हम ईरान और रूस से सस्ता तेल और गैस ख़रीदेंगे और जो पैसे बचेंगे उससे हम अपने सैलाब ज़दगान की मदद भी करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करेंगे। एक तो ये नहीं किया जा रहा। दूसरा, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शायद नाम भी ना सुना हो, वानुआतू। ये एक मुल्क है और वानुआतू जो है ये बड़ा अजीबोगरीब मुल्क है। इसका रकबा कुल है 1300 मुरब्बा किलोमीटर, आप समझ लीजिए, और कोई 80-82 छोटे छोटे जजीरे हैं। इसको सदर्न आप पैसिफिक ओशन जो है उसका साउथ बनता है, जनूब बनता है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बनता है। एक क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, ये एक छोटा सा मुल्क है और इस मुल्क की मैं आपको पॉलिसी और ये क्या कर रहा है इससे सीखें, इसके साथ मिल के ही कर लें, आप शायद अपने लिए अपने मुकदमे को बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकें। जो वानुआतू है उसकी कार्बन एमिशंस नेगेटिव हैं, यानी कि दुनिया के चंद ममालिक में है जो कि इतनी कार्बन एमिशंस करता नहीं जितनी एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी कार्बन को वो जज्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। अब वानुआतू, उसकी पॉपुलेशन है कुल तकरीबन 3,07,000 के करीब उसकी पॉपुलेशन है। उसकी जो टोटल इकोनॉमी का साइज़ है, जो उसका
GDP है वो $1 बिलियन से कम है, नाउ 900 सम मिलियन डॉलर्स है। फिर भी आप उसके गोल्स चेक करेंगे, उसने ये तय किया है कि 2030 से पहले उन्होंने जो बिल्कुल ही कार्बन फ्री, एमिशंस फ्री कंट्री बनना है, अपनी तमाम का तमाम जो रिन्यूएबल के ऊपर ले जाना है, ऐसी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और वो प्रोड्यूस करनी है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एमिशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ये उनका टारगेट है। लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया सब कुछ कर रही है इससे हम लोग इम्पैक्ट, हमारे ऊपर असर आ रहा है। तो इन्होंने अभी तक इनको 80 ममालिक की हिमायत हासिल हो चुकी है वानुआतू को, और 80 ममालिक, और बहुत लाइकली है कि सितंबर में ये जो अभी इजलास होना है अक़वाम मुत्तहिदा का, उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में इन्होंने राय मांगी है कि मुख्तलिफ ममालिक, उनके ऊपर ये बाइंडिंग किया जाए जो इतनी हैवी कार्बन एमिशंस करते हैं कि वो एक फैसिलिटी बनाई जाए, लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी, कि जो नुकसान हो रहा है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने से, उसको जिन जिन ममालिक जिनको ख़तरा है, जो इसका निशाना बन रहे हैं, उनको डैमेज और लॉस की मद में फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाए। तो आप यहाँ पर लोन राइट ऑफ करने की बात की जा रही है, और ये ममालिक इनके साथ मिलकर लॉबी करें। दो एग्जाम्पल्स हैं, 2008 में और 2010 में। 2008 में एक्वाडोर ने कोलंबिया के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में एक मुकदमा किया। एक्वाडोर का मुकदमा ये था कि जो सरहदी इलाका है वहाँ पर एक एरियल स्प्रे किया जा रहा है, यानी कि हवाई जहाज़ के ज़रिए हर्बिसाइड्स का, जो जड़ी बूटियाँ गैर ज़रूरी घास खुदरो उगाती है, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर स्प्रे जो है वो जहाज़ों के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन एक्वाडोर का मौक़िफ़ ये था कि उससे जो फ़िज़ा है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि जहर आलूद मादे, वो बढ़ रहे हैं और उसके हेल्थ के ऊपर बहुत नुकसानात आ रहे हैं। और क्योंकि ये सरहदी इलाका है, तो फिर ये तकरीबन 2-3 साल ये मुकदमा चला और आलमी अदालत इंसाफ ने एक्वाडोर के फेवर में रूलिंग जो है वो पास की। इसी तरह 2010 में एक केस किया ऑस्ट्रेलिया ने जापान पे कि जो वो वेल मछली का शिकार करता है उनके समंदरों, उनके पानियों के ऐसी जगह पर आके, तो उससे जो आबी हयात है, मरीन लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रही है। इकोसिस्टम पूरा जो है वो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, उसका तवाज़ुन ख़राब हो रहा है, क्योंकि वेल मछलियाँ जो मछलियाँ खाती हैं उसकी वजह से एक बैलेंस जो है, एक साइकिल है वो क्रिएट होता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। न्यूजीलैंड इसमें शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये मामला भी जो है वो आलमी अदालत इंसाफ ने जापान के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फेवर में दिया। तो ये एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारा दफ्तर खारजा, चलें आप ये कह दें कि आप नहीं कर सकते इतने सारे ममालिक पर, आप जो 10 सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस करने वाले ममालिक हैं उनके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ चले जाएं। ठीक है, आपके मुकदमे में कोई बहुत बड़ी जान नहीं होगी, ये उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम नहीं करते, होगा क्या? वहाँ पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, उनके ब्यूरोज़ मौजूद हैं, उनके वहाँ पर जो है वो रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, वहाँ से वो रिपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनलाइज होगा, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि हिट व्हेन द आयरन इज़ हॉट, कि लोहे पर उस वक्त चोट लगाएं जिस वक्त वो गर्म हो, उसकी शेप जो है वो बनाने में आसानी होती है। ये काम अगर आप करेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में एक सेंसिटाइज हुआ है ये मामला, और यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा आए हुए थे। जब आप इसके सारे मामले को जाएंगे, आप करें, ठीक है जनाब, अमेरिका है, चीन है, इंडिया है, और दुनिया के जर्मनी, जापान और ये वाले ममालिक हैं जो बहुत रैपिड, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है और कार्बन एमिशंस की हैं, इस दुनिया की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रीब्यूट किया है। हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल है वो तेज़ हुआ है, जो 7253 ग्लेशियर्स हैं, सबसे ज़्यादा ग्लेशियल आइस हमारे पास है, वो इस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से, ये ममालिक उसके ज़िम्मेदार हैं। इनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, इनको बताया जाए कि आपने ये सब कुछ किया है। और फिर जो ममालिक नेगेटिव है, जिनका कार्बन एमिशंस जो हैं, वो अब अगर ये मुहिम चला रहे हैं 80 ममालिक, तो आप अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का वज़न उनके पलड़े में डालें। और जो आगे आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास, वहाँ पर इस मामले को शद्दोमत के साथ ना सिर्फ ये कि उठाएँ, लॉबी करें उनके साथ मिलकर, और अगर ये फाइनेंस फैसिलिटी बन जाती है, एक लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी, तो उससे फ़ायदा उठाएं। साथ ही जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है, जो दरअसल आपको करनी चाहिए थी, कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होकर एंटोनियो गुटेरेस के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, वो ये
कह रहे हैं कि आप लोन्स राइट ऑफ करें ऐसे ममालिक के जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और उनको सारे पैसे उन कर्ज़ों की वापसी में लग जाते हैं। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, आप अमीर ममालिक हैं, आपने ये डैमेज कॉज किया है, उन मुल्कों में इसका असर आ रहा है, आप उनके कर्ज़े माफ़ करें ताकि जो पैसा बचे, उनके पास पैसा मौजूद हो, वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में लगा सकें, अपने यहाँ शजरकारी कर सकें, अपने यहाँ डैम्स की तामीर कर सकें, अपने यहाँ जो दरिया का रास्ता है, पार्ट है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, बंदों और पुश्तों की तामीर कर सकें। ये सारा मामला है और इसको बड़ा साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको खुद सोचना चाहिए कि वो लोगों को कह रही है कि आपके गुनाहों की वजह से सैलाब आ गया है। आप देखें खैरपुर से खबर आई कि एक बच्ची जो है वो कैंप में भूख से बिलबिलाते हुए पूरी रात वो भूख की वजह से मर गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है और इन लोगों को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही और इस किस्म की गुफ्तगू। और ये वही पार्टी है जो हिस्टोरिकली सही या गलत आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान में डैम्स की तामीर में रुकावट रही है, कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही है कि सिंध सूख जाएगा और वो, लेकिन उस सारे मामले में वे आउट आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने निकालना है। सूबा सिंध के अवाम जिस तरीके से जिस मुश्किल से दो चार हैं, तो ये मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी 21 अगस्त से अब तक उनका कंडक्ट बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन ये आप रिस्क नहीं ले सकते कि वो सीखेंगे इस प्रोसेस से निकल के। उनको ऑलरेडी वेल इक्विप्ड होना चाहिए और फॉरेन ऑफिस को भी उनको ब्रीफ करना चाहिए कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है और इनके ज़रिए पूरी दुनिया के ज़मीर को, अगरचे वो मरा हुआ है लेकिन उसको हल्का सा झिझोड़ने की कोशिश की जा सकती है। ये वो कुछ मामलात थे जो मैंने आपके सामने रखने थे और जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि मैं को बिला जवाज़ बिला वजह को तनकीद कर रहा हूँ, आई थिंक ये पॉइंट्स आप देखिए और हमारे दफ्तर ख़ारजा, हमारे वज़ीर ख़ारजा का कंडक्ट देखिए, फ़ैसला आप खुद बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।